नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शालिनी चौधरी। पाठ्यक्रम के इस 32वें व्याख्यान में आप सभी शिक्षार्थियों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के बारे में सूचना साझा करूंगी। आप जानते ही होंगे कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना 29 जनवरी 2006 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग करके की गई थी, जिसके अंतर्गत अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विनियामक एवं विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति व योजना समन्वय, मूल्यांकन एवं इनकी समीक्षा करना शामिल है। यह मंत्रालय आदर्श वाक्य के साथ भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से राष्ट्र के विकास की दिशा में प्रयास कर रहा है। इस मंत्रालय की कल्याण व विकास योजनाएं अल्पसंख्यकों के गरीब और वंचित वर्गों पर केंद्रित है। अधिकांश योजनाओं में आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए पात्रता मापदंड तैयार किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ गरीब और वंचित वर्गों तक पहुंचे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए 5 प्रकार की बहुआयामी रणनीतियां अपनाई गई है। आइए अब बात करते हैं पहले आयाम शैक्षिक सशक्तिकरण से जुड़ी हुई योजनाओं की, जिसमें अल्पसंख्यक छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण हेतु 3 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि से आते हैं और पढ़ाई छोड़ने की कगार पर होते हैं। पढ़ाई छोड़ने की दर ग्रामीण क्षेत्रों में और महिलाओं में खास तौर से अधिक देखी जाती है। इस योजना के माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता देकर शिक्षा हेतु स्कूल में बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। इस योजना का लाभ केवल अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कक्षा 9 एवं 10 के छात्र ही ले सकते हैं, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख या उससे कम हो और पिछली परीक्षा में छात्र ने कम से कम 50% अंक अवश्य प्राप्त किए हो। इस योजना के तहत छात्र को 10 महीने तक छात्रावास छात्रों को 500 रुपये प्रति माह और गैर छात्रावास छात्रों को 100 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाता है। इसके साथ ही पुस्तकों और स्कूल की पोशाक हेतु अतिरिक्त 750 से 1000 रुपये तक की धनराशि वार्षिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। दूसरी योजना है मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना। यह योजना नवंबर 2007 में शुरू की गई। यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों के उन मेधावी छात्रों को लक्ष्य करते हुए बनाई गई थी जो आर्थिक कारणों से 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस योजना का आवृत्त क्षेत्र कक्षा 11 से पीएचडी तक का है। यह योजना उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षा के अगले चरण, विशेषकर व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह योजना ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के उन छात्रों के लिए बेहतर लाभकारी है जो शिक्षा जारी तो रखना चाहते हैं लेकिन संसाधनों की कमी से बाधित होते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन किया जाता था, जिसको अब वर्ष 2022-23 से इस योजना में शामिल कर दिया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 में 85.02 करोड़ रुपये वास्तविक रूप से व्यय किए गए। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कुल 205 पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ केवल अल्पसंख्यक समुदाय के वे छात्र ही ले सकते हैं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख या उससे कम हो और पिछली वर्ष की परीक्षा में छात्र ने कम से कम 50% अंक अवश्य प्राप्त किए हो। इस योजना के तहत छात्रावास छात्रों को 570 रुपये से लेके 1200 रुपये और गैर छात्रावास छात्रों को 230 रुपये से लेकर 550 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाता है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति पाठ्यक्रम के अनुसार की जाती है। तीसरी योजना है योग्यता साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा सफलता की कुंजी है।
योग्यता साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007 में उन मेधावी छात्रों के लिए शुरू की गई जो छात्र इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, फार्मेसी जैसी तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण प्राप्त नहीं कर पा रहे। इस योजना के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह योजना तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं हेतु 30% आरक्षण के साथ उनकी भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 में 152.74 करोड़ रुपए वास्तविक रूप से व्यय किए गए। योग्यता साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 80 पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ केवल अल्पसंख्यक समुदाय के वे छात्र ही ले सकते हैं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख या उससे कम हो और जिन्होंने किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त किया है जो किसी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त है। बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा के प्रवेश पाने वाले छात्रों के मामले में नए छात्रवृत्ति के मामले में छात्रों को उच्चतर माध्यमिक स्नातक स्तर पर अंतिम अर्हता परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने अपेक्षित है। इस योजना के तहत छात्रावास छात्रों को 1,000 रुपये और गैर छात्रावास छात्रों को 500 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है। इसके साथ ही 20,000 रुपये तक की पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 85 प्रतिष्ठित प्रमुख संस्थानों में से किसी में भी प्रवेश लेने वाले छात्रों को पूरे पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। वैश्वीकरण के युग में शिक्षा की खोज किसी भौगोलिक सीमा का पालन नहीं करती है जो पहले राष्ट्रों के क्षेत्रों तक ही सीमित थी। बेहतर करियर की अवसर और रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए दुनिया भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से विशिष्ट विषय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। हालांकि विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना गरीब मेधावी छात्रों के लिए एक सपना है, क्योंकि विदेशी विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम शुल्क और रहने की लागत ऐसी महत्वाकांक्षाओं को रोकती हैं और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई गई इन योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों तक पहुंचा रहा है। आइए अब बात करते हैं दूसरे आयाम बुनियादी ढांचे का विकास से जुड़ी हुई योजनाओं की, जिसमें अल्पसंख्यक छात्रों के बुनियादी ढांचे का विकास हेतु एक योजना क्रियान्वित की जा रही है। बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 2008-9 के रूप में शुरू किया गया, जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना थी, जिसे 2017-18 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में पुनर्गठित किया गया। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम एक क्षेत्र विशेष कार्यक्रम है जिसके तहत देश भर में अभिज्ञात क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अभिज्ञात क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और इस तरह राष्ट्रीय औसत की तुलना में असंतुलन को कम करना है। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और महिला केंद्रित परियोजनाएं एक प्रमुख क्षेत्र है। खेल, पेयजल और स्वच्छता, सौर ऊर्जा आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के उभरते क्षेत्रों पर भी इस योजना के अंतर्गत विचार किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में स्कूलों का निर्माण, अतिरिक्त कक्षाएं, छात्रावास, कंप्यूटर लैब, डिजिटल कक्षाएं, स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएं, स्कूल, कॉलेज, डिस्पेंसरियों, अस्पतालों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक, कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों में पेयजल सुविधाएं और शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण, खेल सुविधाएं, सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय आदि शामिल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 80% संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के लिए आवंटित किए जाते हैं। महिला केंद्रित परियोजनाओं के लिए कम से कम 33 से 40% संसाधन आवंटित करने का प्रयास किया जाता है। इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 में 179.23 करोड़ रुपए वास्तविक रूप से व्यय किए गए। आइए अब बात करते हैं तीसरे आयाम आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी हुई योजनाओं की।
प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना, जिसको हम पीएम विकास योजना के नाम से भी जानते हैं, अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों की कौशल, उद्यमिता और नेतृत्व प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर केंद्रित यह योजना वर्ष 2024 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 5 पूर्ववर्ती आजीविका योजनाओं को मिलाकर के इस योजना की शुरुआत की गई। मंत्रालय ने डिजाइन, हस्तक्षेप, उत्पाद रेंज विकास, पैकेजिंग, प्रदर्शनियों और ब्रांड निर्माण आदि के लिए विभिन्न शिल्प समूहों में काम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को भी शामिल किया है। अब तक देश भर में 25 शिल्प समूहों में 100 से अधिक डिजाइन और विकास कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। मंत्रालय ने अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए बाजार संपर्क बेहतर बनाने की दिशा में समर्पित प्रयास किए हैं। मंत्रालय ने देश के विभिन्न संस्थानों पर 41 हुनर हाट और 4 लोक संवर्धन पर आयोजित किए हैं, जहां अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों और शिल्पकारों और पाक विशेषज्ञों को अपने हस्तशिल्प, स्वदेशी उत्पादों और पाक परंपराओं के प्रदर्शन और विपणन का अवसर प्रदान किया गया। इसके अलावा विपणन, निर्यात या डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे क्षेत्रों में अल्पसंख्यक कारीगरों, शिल्पकारों और पाक विशेषज्ञों के कौशल को बढ़ाने के लिए मंत्रालय हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के सहयोग से कार्यशालाएं आयोजित की जाती है, जिससे उनकी प्रतिभा को सशक्त बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है। इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 में 209.42 करोड़ रुपए वास्तविक रूप से व्यय किए गए। उम्मीदवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस योजना में कौशल व प्रशिक्षण, नेतृत्व एवं उद्यमिता और शिक्षा 3 घटकों को शामिल किया गया है। आपको बता दूं कि चौथा आयाम है महिला सशक्तिकरण, जिससे जुड़ी हुई एक योजना थी नई मंजिल, जिसको अब प्रधानमंत्री विकास योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही सभी आयामों की योजनाओं में महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। आइए अब बात करते हैं 5वें आयाम, विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ी हुई एक योजना थी हमारी धरोहर, जिसको अब प्रधानमंत्री विकास नामक योजना में शामिल कर लिया गया है। तो इस क्षेत्र में पहली योजना है जियो पारसी। वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और संरचित हस्तक्षेप को अपनाकर भारत में पारसी जनसंख्या की घटती प्रवृत्ति को परिवर्तित कर उनकी जनसंख्या को स्थिर करने के लिए इस योजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 में शुरू किया गया। इस योजना में चिकित्सा सहायता, समुदाय का स्वास्थ्य और संवर्धन 3 घटक है, जिसमें पारसी विवाहित जोड़ों को मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बाल देखभाल और बुजुर्ग लोगों के लिए वित्तीय सहायता और सहयोग प्रदान किया जाता है तथा पारसी आबादी के बीच वंशवृद्धि के लिए जागरूकता संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस योजना में वर्ष 2024 तक 400 से अधिक पारसी बच्चों का जन्म हुआ है। इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 में 1 करोड़ रुपए वास्तविक रूप से व्यय किए गए। दूसरी योजना है हज प्रबंधन योजना। हज वर्ष की एक निश्चित अवधि में सऊदी अरब में मुसलमानों की एक वार्षिक धार्मिक तीर्थ यात्रा है। यह भारत सरकार द्वारा भारतीय सीमाओं के बाहर किए जाने वाले सबसे जटिल और सबसे बड़े लॉजिस्टिक संचालन अभियानों में से एक है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, भारत के महावाणिज्य दूतावासों, जेद्दा और भारतीय हज समिति के सक्रिय समन्वित प्रयास से ही इस तीर्थ यात्रा को भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए सफल और सुविधाजनक बनाने में शामिल है। हज यात्रा के प्रबंधन से संबंधित कार्य 1 अक्टूबर 2016 से विदेश मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था। मुख्य हज अवधि के दौरान तीर्थ यात्री हज संबंधी रिवाजों का पालन करने के लिए सऊदी अरब के मक्का में मीना, अराफात और मुजदलिफा जैसे विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। भारतीय हज यात्री मुख्य हज अवधि के अलावा मदीना में 8 दिन, मक्का में लगभग 25 से 30 दिन रुकते हैं और इस प्रकार भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए पूरी यात्रा अवधि लगभग 40 से
45 दिनों की होती है। हज 2024 के लिए सऊदी अरब ने भारत के 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा आवंटित किया था। इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 में 3.28 करोड़ रुपए का वास्तविक रूप से व्यय किए गए। तीसरी योजना है वक्फ प्रशासन और केंद्रीय वक्फ परिषद। वक्फ अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन के लिए 1 जनवरी 1996 से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जिम्मेदार है। इस अधिनियम में अंतिम बार 2013 में संशोधन किया गया। वक्फ प्रभाग की 2 योजनाएं वक्फ प्रभाग और केंद्रीय वक्फ परिषद के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है, जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 में 10 लाख रुपए वास्तविक रूप से व्यय किए गए हैं। व्याख्यान के इस भाग में अब हम नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एवं इसकी योजनाओं के बारे में जानेंगे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए ऊर्जा मंत्रालय में एक अलग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग को वर्ष 1982 में बनाया गया था। इस विभाग को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के रूप में अपग्रेड किया गया और अक्टूबर 2006 में इसका नामकरण नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किया गया। इस मंत्रालय की सहायता के लिए 5 संस्थान कार्यरत है, जिसमें 3 स्वायत्त निकाय हैं तथा 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जिनको आपको स्क्रीन पर दर्शाया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं, सामग्रियों, उपकरणों, उपप्रणालियों, उत्पादों और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशनों, मानकों और प्रदर्शन मापदंडों के समान विकसित करने के उद्देश्य से ही इस मंत्रालय का गठन किया गया, ताकि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में देश को शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जक बनाया जा सके और ऊर्जा सुरक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य को आगे बढ़ाने में स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित उत्पादों एवं सेवाओं की स्थापना की जा सके। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 31 जनवरी 2005 को भारत ने 100 गीगावाट सौर स्थापित क्षमता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब हम नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की प्रमुख 5 योजनाओं पर चर्चा करेंगे। पहली योजना है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। हमारे देश की रीढ़ किसान है और किसान अगर बिजली के लिए डीजल या कोयले पर निर्भर है तो उसका व्यय और पर्यावरणीय बोझ दोनों बढ़ता है। सरकार विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए ही इस मंत्रालय की प्रमुख योजना अर्थात प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान का निर्माण मार्च 2019 में किया गया, जिसको हम सभी पीएम कुसुम योजना के नाम से भी जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य हमारे देश के किसानों को स्टैंड अप अलोन सोलर पंप लगाने और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सोलराइज करने तथा उनकी अनुपजाऊ कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के 3 घटक एवं बजट को आपकी स्क्रीन पर दर्शाया गया है। यह योजना महिला किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि वे अपने खेत में सोलर पंप लगाकर अपनी उपज की लागत कम कर सकती हैं। पीएम कुसुम योजना का लक्ष्य 34,422 करोड़ रुपए की कुल केंद्रित वित्तीय सहायता से मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट सोलर क्षमता को जोड़ना है, जिसमें क्रियान्वयन एजेंसियों के सेवा शुल्क भी शामिल है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। भारत में सौर रूफटॉप क्षमता का हिस्सा बढ़ाने और आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए इस योजना को 29 फरवरी 2024 को अनुमोदित किया गया था। इस योजना के परिणाम स्वरूप वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्रों में रूफटॉप सौर के माध्यम से 30 गीगावाट सौर क्षमता और कुल 40 से 45 गीगावाट क्षमता की वृद्धि होगी। इसके लाभ इस प्रकार है, यदि किसी घर में 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगता है तो सरकार 30,000 की आर्थिक सहायता देती है।
3 किलोवाट तक के सिस्टम पर 78,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा बिजली के बिल में 18,000 से 20,000 तक सालाना बचत हो सकती है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य एवं बजट को आपकी स्क्रीन पर दर्शाया गया है। यह योजना महिलाओं के लिए खास मायने रखती है क्योंकि घरेलू खर्चों में बिजली का बड़ा हिस्सा होता है और ये बचत सीधे उनके हाथ में आती है। तीसरी योजना है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। भारत में हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना चरणों में क्रियान्वित की जा रही है। प्रथम चरण, जिसे अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली चरण 1 के नाम से भी जाना जाता है, 2015-16 में शुरू किया गया था और यह 8 राज्यों तक केंद्रित था। इसको पूरा होने की मूल समय सीमा 2022 थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 2023, फिर 2024 और फिर 2025 कर दिया गया। द्वितीय चरण की घोषणा जनवरी 2022 में की गई थी। इस योजना के तहत परियोजना के चालू होने की निर्धारित समय सीमा मार्च 2026 है। देश में जितनी तेजी से पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, उसे ग्रिड से जोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को सुचारू और सुरक्षित तरीके से देश के ग्रिड सिस्टम में शामिल करना है। इस योजना के उद्देश्य एवं बजट आपकी स्क्रीन पर दर्शाए गए हैं। इसका लाभ हर उपभोक्ता वर्ग, विशेषकर गांव और छोटे शहरों तक नवीकरणीय ऊर्जा पहुंचाने में होगा। चौथी योजना है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। यह योजना भविष्य की ऊर्जा प्रणाली को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ग्रीन हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन माना जाता है, जो भारी उद्योगों और परिवहन को कोयले और तेल से मुक्त कर सकती है। इस योजना के उद्देश्य एवं बजट आपकी स्क्रीन पर दर्शाए गए हैं। यह योजना तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही महिलाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप के अवसरों का द्वार खोलती है। पांचवी योजना है राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम में 3 उपयोजनाओं को शामिल किया गया है। भारत ने 2030 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधन से प्राप्त करने और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन यात्रा शुरू की है। महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि घरेलू स्तर पर उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों का इष्टतम उपयोग किया जाए। ऐसे ही एक विकल्प आधुनिक जैव ऊर्जा है। देश में बायोमास और अन्य अपशिष्टों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होने के कारण इन संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त करना एक व्यवहार्य समाधान है। आधुनिक जैव ऊर्जा अद्वितीय है क्योंकि यह साधन ईंधन प्रदान करने के अलावा कई सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करती है। इस योजना के उद्देश्य एवं बजट आपकी स्क्रीन पर दर्शाए गए हैं। यह विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए लाभकारी है क्योंकि बायोगैस संयंत्र इनके रसोई ईंधन को स्वच्छ और सुलभ बनाते हैं। इस व्याख्यान में अब हम विदेश मंत्रालय की प्रमुख 5 योजनाओं पर चर्चा करेंगे। पहली योजना है भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम। यह योजना वर्ष 1964 में शुरू की गई थी और तब से यह भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक बड़ा आधार बन गई है। इसका लक्ष्य विकासशील देशों के साथ सहयोग बढ़ाना है। इसके तहत भारत सरकार इन देशों को तकनीकी प्रशिक्षण, परियोजना सहायता, विशेषज्ञ सेवाएं और आपदा राहत जैसी सुविधाएं देती है। इस योजना के लाभ एवं आवंटित बजट आपको स्क्रीन पर दर्शाए जा रहे हैं। इस योजना से भारत ने 160 से अधिक देशों के 2 लाख से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। दूसरी योजना है नो इंडिया प्रोग्राम। इस योजना को विशेष रूप से विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के युवाओं के लिए शुरू किया गया था। 18 से 30 वर्ष की आयु के इन युवाओं को भारत की संस्कृति, परंपरा, आर्थिक प्रगति, लोकतंत्र और विविधता से परिचित कराना, जो विदेशों में जन्मे हैं लेकिन जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं। इस योजना के लाभ एवं आवंटित बजट आपको स्क्रीन पर दर्शाए जा रहे हैं।
यह योजना न केवल भारत के प्रति भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाती है, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत को एक वैश्विक समर्थक समुदाय प्रदान करती है। तीसरी योजना है ई माइग्रेंट पोर्टल। ई माइग्रेट परियोजना विदेश मंत्रालय की एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य इस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्प्रवासन प्रक्रिया को आसान, संगठित एवं मानवीय बनाना है। भारत से विदेश जाने वाले श्रमिकों के लिए यह योजना एक डिजिटल सुरक्षा कवच है। भारत से विदेश रोजगार पर जाने वाले कामगारों को पारदर्शी, कानूनी और संरक्षित प्रणाली उपलब्ध कराना ही इस योजना का लक्ष्य है। इस योजना के लाभ एवं आवंटित बजट आपको आपकी स्क्रीन पर दर्शाए जा रहे हैं। इस योजना से 70 से अधिक देशों में काम कर रहे लाखों श्रमिक इस योजना से सीधे जुड़े हैं। चौथी योजना है भारतीय समुदाय कल्याण कोष। चौथी योजना है भारतीय समुदाय कल्याण कोष। यह योजना विदेशों में बसे भारतीयों की आपातकालीन सहायता के लिए अत्यंत उपयोगी है। भारत सरकार के दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को विदेशों में बसे भारतीयों को आपदा या संकट की स्थिति में तात्कालिक मदद देना ही इस योजना का लक्ष्य है। इस योजना के लाभ एवं आवंटित बजट आपको आपकी स्क्रीन पर दर्शाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों में यूक्रेन युद्ध, खाड़ी देशों में फंसे मजदूरों और कोरोना संकट के दौरान हजारों नागरिकों को इससे सहायता मिली है। पांचवी योजना है महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। यह योजना उन अनुबंधित प्रवासी श्रमिकों के लिए है जो खाड़ी प्रदेशों आदि में कार्यरत है। यह योजना प्रवासी श्रमिकों को पेंशन, जीवन बीमा और मृत्यु बीमा प्रदान कराती है, ताकि वे और उनके परिवार सुरक्षित रहे। इस योजना के लाभ एवं आवंटित बजट आपको स्क्रीन पर दर्शाए जा रहे हैं। कम शिक्षित और श्रमिक वर्ग के लिए यह योजना अंतर्राष्ट्रीय जीवन बीमा और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देती है। भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के उद्देश्य से रोजगार एवं आजीविका, बुनियादी ढांचा और आवास और अन्य उल्लेखनीय कार्यों की देखरेख करता है। आज हम इस व्याख्यान में ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं की चर्चा करेंगे। आइए अब बात करते हैं पहली योजना की, जिसको हम सभी मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। भारत की यह एक सतत योजना है। इसे 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू किया गया था और फिर अगले चरणों में शेष जिलों में भी इसका विस्तार किया गया। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के जो वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हो, उनको कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान कर गरीबी हटाना और आजीविका को सुनिश्चित करना है। इस योजना के लाभ एवं आवंटित बजट आपको स्क्रीन पर दर्शाए जा रहे हैं। यह योजना न केवल मजदूरी देती है, बल्कि गांव के विकास के कार्यों जैसे सड़क, तालाब, कुआं निर्माण आदि में ग्रामीणों की भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। दूसरी योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ग्रामीण गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर गरीबी कम करने के उद्देश्य से जून 2011 में इस मिशन की शुरुआत की गई। यह योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठित संस्करण है। यह योजना भारत की ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अनूठा कदम है। ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने और उन्हें रोजगार के अवसर से जोड़ने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के एक भाग के रूप में 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। इस योजना के लाभ एवं आवंटित बजट आपको स्क्रीन पर दर्शाए जा रहे हैं। यह योजना महिलाओं को सिर्फ उद्यमी नहीं बनाती, बल्कि उन्हें ग्राम विकास की नेता भी बनाती है। तीसरी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। हर किसी का सपना होता है अपना एक पक्का घर। इस योजना को गरीब परिवारों को शौचालय, बिजली और रसोई जैसी सुविधाओं वाला पक्का घर देने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था।
इस योजना के लाभ एवं आवंटित बजट आपको स्क्रीन पर दर्शाए जा रहे हैं। इस योजना ने लाखों ग्रामीण महिलाओं को घर की मालकिन बनाने का अवसर दिया है। चौथी योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हर गांव को साल भर चलने योग्य सड़क सुविधा देना एवं गांवों को मुख्य शहरों से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। इस योजना के लाभ एवं आवंटित बजट आपको स्क्रीन पर दर्शाए जा रहे हैं। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में और महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता बढ़ाने में सहायक है। पांचवी योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास अध्येता योजना। उन युवा महिलाओं और पुरुषों के लिए एक अल्पकालिक कार्य अवसर है जिनके पास पहले से ही कुछ हद तक शैक्षणिक या व्यावसायिक विशेषज्ञता है। यह अध्येता योजना जिला प्रशासन को कार्यक्रम वितरण में सुधार लाने और विकासात्मक एवं प्रशासनिक घाटे को कम करने के उद्देश्य से आबादी के हाशिए पर पड़े वर्ग के साथ संपर्क स्थापित करने में मदद करेगी। अध्येता को ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन में व्यावसायिक अनुभव और संरचित शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिसमें विश्लेषणात्मक और समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। इस योजना के लाभ आपको स्क्रीन पर दर्शाए जा रहे हैं। छठी योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सामाजिक विकास और समग्र प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने, आदर्श गांव को अपनाने और विकसित करने हेतु सांसदों को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। इस योजना के उद्देश्य आपको स्क्रीन पर दर्शाए जा रहे हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी जी के इस व्यापक और जैविक दृष्टिकोण को वास्तविकता में परिवर्तित करना है। तो साथियों, इस व्याख्यान में हम सभी ने 4 मुख्य मंत्रालयों की योजनाओं के बारे में विस्तार से जाना। आशा करती हूँ कि इन योजनाओं को विस्तार से आप पढ़ और समझ सकेंगे। धन्यवाद।